हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा यह सीरीज जो चल रहा है यह ग्राम समाज में विकास के लिए चल रहा है। और ग्राम समाज और विकास जो है यह लेखपाल के सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 25 अंकों के। तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको ग्राम समाज में विकास के पूरे 25 प्रश्नों को एकदम सही तरीके से हल करना और कुल 25 अंक प्राप्त करना। तो हमारा ग्राम समाज में विकास के लिए यह 7वां भाग है। इसके पहले हम 6 भाग को पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक काम कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ग्राम समाज में विकास का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के जरिए आप ग्राम समाज में विकास के पूरे 6 वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और नोट्स भी बना लीजिए, ताकि आपका ग्राम समाज में विकास के सभी फैक्ट्स जो हैं पूरे बेहतरीन तरीके से तैयार हो सकें और आप परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो आज हम 7वें भाग को पढ़ेंगे और 7वें भाग में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के जो शोध संस्थान हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है सहारनपुर जिले में। सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन मेरठ में। इसी प्रकार से तीसरा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। चौथा है केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, यह खुर्जा में है। उसके बाद है नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, यह गौतम बुद्ध नगर में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जो है आगरा जिले में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है यह कानपुर में है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप वीडियो को पूरे ध्यान से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब यदि आप चाहते हैं कि ये जो भी तथ्य मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसका नोट्स बनाना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नोटबुक लेकर बैठें। वीडियो को देखने के साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इन सभी फैक्ट को आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। यदि आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो मैं आपके काम को और आसान कर देता हूं कि ये जो नोट्स है, इस नोट्स का PDF मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके ज़रिए आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर पढ़ लीजिएगा। कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा नोट्स को। देखिए, उसके बाद हमारा सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, यह कानपुर में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, यह भी कानपुर में है। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, यह भी कानपुर में है। JK कैंसर संस्थान जो है यह भी कानपुर में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर जो है यह गाजियाबाद जिले में है। कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह भी गाजियाबाद जिले में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है यह इज्जत नगर बरेली जिले में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है यह भी इज्जत नगर बरेली जिले में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है यह रायबरेली जिले में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, यह महोबा में है। यह कई दफ़ा परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र जो है यह झांसी में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह भदोही में है। केंद्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह इलाहाबाद जिले में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है यह भी इलाहाबाद जिले में है। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, आप कमेंट के जरिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा ज़िला है जिस ज़िले में सबसे अधिक जनसंख्या है। आप कमेंट करके बताइएगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह भी इलाहाबाद में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान जो है यह वाराणसी जिले में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है यह है आपका वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यह भी वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है महत्वपूर्ण है, अभी लखनऊ में है।
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है यह भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है महत्वपूर्ण है, लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी यह लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जो है यह भी लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है लखनऊ में है। कृषि अनुसंधान परिषद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यह भी लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन जो है यह भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है यह झांसी में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है यह नोएडा में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला जो है यह लखनऊ में है। अब 38 नंबर पे है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में है। 39 है गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान जो है यह इलाहाबाद जिले में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु उद्योग विकास संस्थान जो है यह नोएडा में है। दोस्तों, यहाँ पर जितना भी फैक्ट आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है यह सारा का सारा फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नोट डाउन करते रहिएगा सारे फैक्ट को, ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। अब हम उत्तर प्रदेश के जितने भी पार्क एवं सिटी हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। देखिए, नॉलेज पार्क जो है यह ग्रेटर नोएडा में है। लेदर टेक्नोलॉजिकल पार्क जो है यह वंथरा उन्नाव में है। एयर रेल एवं होजरी पार्क जो है कानपुर में है। टॉनिंग सिटी जो है यह गाजियाबाद कानपुर में है। निकड़ा सिटी जो है यह कानपुर व उन्नाव के बीच में है। प्लास्टिक सिटी जो है यह कानपुर और जौनपुर के बीच में है। साइंस सिटी जो है यह लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है यह नोएडा और आगरा में है। टॉस सिटी जो है यह ग्रेटर नोएडा है। साइबर सिटी जो है यह कानपुर में है। लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है यह आगरा जिले में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है यह लखनऊ जिले में है। राज्य स्तरीय सोलर पार्क जो है यह लखनऊ जिले में है। मेमोरी लैब जो है यह लखनऊ जिले में है। हेरिटेज सिटी जो है यह आगरा व लखनऊ में है। इको नॉलेज पार्क जो है यह खुसरोबाग इलाहाबाद व इटावा के बीच में है। अब आगे देखेंगे हम। ट्रैफिक पार्क जो है यह कानपुर में है। लायन सफारी पार्क जो है यह इटावा में है। चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क जो है यह लखनऊ जिले में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुजन नायक पार्क जो है यह लखनऊ जिले में है। आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है यह लखनऊ जिले में है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जो है यह नोएडा में है। एग्रो पार्क जो है यह बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्रो पार्क जो है यह वाराणसी व बाराबंकी जिले में है। आगे देखते हैं। महिला उद्यमी पार्क, यह भी इम्पोर्टेंट है, यह ग्रेटर नोएडा में है। मेगा फूड पार्क जो है यह जगदीशपुर अमेठी जिले में पड़ता है। डिस्कवरी पार्क जो है यह अमेठी में है। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है यह ग्रेटर नोएडा में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो है यह नोएडा, इलाहाबाद, मुरादाबाद व आगरा में स्थित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास जो है यह HBTI कानपुर में है। कांसीराम ग्रीन इको गार्डन पार्क जो है यह है लखनऊ में। लोहिया पार्क जो है यह भी लखनऊ में है। खेल गांव जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है। खेल गांव जो है
यह इलाहाबाद व आगरा में है। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है यह कानपुर में है। नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी जो है यह इलाहाबाद में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क जो है यह लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ व सहारनपुर जिले में स्थित है। दोस्तों अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे और यह टॉपिक जो है इससे लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अब हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिले लेवल पे जिला परिषद होता है और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होता है और गांव स्तर पे ग्राम पंचायत होता है। इससे आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि डेली लाइफ में आप इसका अनुभव कर चुके होंगे, तो यह आपको भली बात याद होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो देखिए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। ठीक इसी के तहत 24 अप्रैल 1983 के दिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाएं जो हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है और पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 विषय प्रदान किया गया है कार्य करने के लिए। और पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका जिक्र सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने किया था और इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था और वह दिन था 24 अप्रैल का। तभी से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बलवंत राय मेहता समिति के बारे में जानेंगे। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में हम जानते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम यह 1952 से शुरू हुआ था तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 की असफलता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1958 में सरकार को सौंप दी। इस समिति का गठन हुआ था 1952 और 1953 के असफलताओं के बाद 1958 में इस समिति ने, जिसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1958 में सौंप दी। उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया। इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से तथा पंचायत समिति और जिला पंचायत का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विकास व नियोजन से जुड़े सभी कार्यों को इन संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाए। जिला कलेक्टर को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया जाए। यह बलवंत राय मेहता समिति जो थी उसके सिफारिशों में इसका जिक्र है। आगे हम अशोक मेहता समिति को देखते हैं। यह भी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सरकार को सौंप दिए और इस समिति ने कुछ निम्न सिफारिशें सरकार को सौंपी, जैसे त्रिस्तरीय प्रणाली को समाप्त कर द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई जाए। 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर मंडल पंचायत का गठन किया जाए तथा ग्राम पंचायतों को समाप्त किया जाए। यह अशोक मेहता की समिति का सिफारिश था।
उसके बाद है पंचायत चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होने चाहिए। उसके बाद है पंचायतों को कर लगाने की शक्ति हो जिससे वित्तीय संस्थाओं को जुटाया जाए, यानी कि वित्तीय मदद प्राप्त किया जा सके। उसके बाद है राज्य पंचायतों का अतिक्रमण ना करे, अगर करे तो 6 माह के अंदर चुनाव हो। यह अशोक मेहता की समिति का सिफारिश था। आगे देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव कराना चाहिए। उसके बाद है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण हो। अब LM सिंघवी समिति के बारे में हम जानेंगे। देखिए 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें सरकार को सौंपी, जिसमें पहला है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और संविधान में इसके लिए अलग अध्याय को जोड़ा जाए तथा इन संस्थाओं के नियमित चुनाव के लिए संविधान में प्रावधान किया जाए। उसके बाद है कई गांवों को मिलाकर न्याय पंचायतों का गठन किया जाए। उसके बाद है पंचायतों के लिए कई गांवों का पुनर्गठन किया जाए। उसके बाद है पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, ये जितना भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यह सारा फैक्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आपके पास नोटबुक है तो इस फैक्ट को आप नोट डाउन करते रहिए ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। क्योंकि परीक्षा जब एकदम नज़दीक आ जाता है तो उस दौरान हमें पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि पढ़े हुए टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। तो आपका एग्ज़ाम 31 जुलाई को प्रस्तावित है, जो कि पहले 24 जुलाई को होने वाला था। अब यह पोस्टपोन होके 31 जुलाई को प्रस्तावित हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं जीवीके राव समिति। अब इसके बारे में हम देखते हैं। योजना आयोग ने जीवीके राव समिति की अध्यक्षता में 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंधन विषय पर एक समिति का गठन किया तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट 1988 में सरकार को सौंपी। इस समिति का गठन 1985 में हुआ था और इसने 1988 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और कहा कि लोकतांत्रिकरण की जगह विकासात्मक प्रशासन पर नौकरशाही की छाया पड़ने से पंचायती राज की संस्थाएं निर्बल हुई हैं तथा उनकी स्थिति बिना जड़ के घास जैसी हो गई है। अब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताओं को जान लेते हैं। देखिए, पहला, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। उसके बाद है भाग 9 में पंचायतें। भाग 9 में पंचायतें भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित जिक्र किया गया है। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान का अनुच्छेद 243 घ SC एवं ST के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 243 घ के तहत ही SC एवं ST की जो महिलाएं हैं उनके लिए कुल सीटों का 33% निर्धारित किया गया। इसे आप याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसे याद रखिएगा कि कुल 33% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में 3 से 5 प्रश्न पूछा जा सकता है।
क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए उत्तर प्रदेश की योजना और केंद्र सरकार की योजना को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश सरकार की योजना को जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश सरकार की उन योजनाओं को जानेंगे जो किसान एवं कृषि कल्याण संबंधित योजना है। जैसे पहला है उत्तर प्रदेश गौपालक योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ था 22 जनवरी 2019 में और इसका उद्देश्य है बेरोजगार युवकों को पशुपालन के लिए ऋण उपलब्ध कराना और इसमें ऋण राशि दी जाती है 10 लाख रुपए। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसे ODOP शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर इस समय कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा कि ODOP जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना जो है यह प्रारंभ हुआ था 24 जनवरी 2018 को और इसका उद्देश्य जो है इसके माध्यम से जिले के छोटे मध्यम एवं परंपरागत उद्योग जो हैं उन उद्योगों का विकास करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। उसके बाद है किसान रथ योजना। इस योजना का प्रारंभ हुआ था 2010 से 11 में और इसका उद्देश्य है कृषि तथा बागवानी उत्पादन से जुड़े व्यापारियों के लिए परिवहन की खोज करना। यहाँ पे एक अन्य फैक्ट है, उसको भी जान लेते हैं कि किसान रथ मोबाइल ऐप जो है यह लॉन्च हुआ था 17 अप्रैल 2020 को। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कामधेनु डेयरी योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ था 2013 में और इसका उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। नाम से यह स्पष्ट है, कामधेनु डेयरी योजना। कामधेनु यानी कि दुग्ध से संबंधित ही इस योजना का उद्देश्य होगा। अब आगे हम उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं को जानते हैं। तो इसमें पहला हमारा है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ था वर्ष 2008 में और इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले किसान हैं उनको स्वास्थ्य बीमा का लाभ देना। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ था 22 दिसंबर 2016 को और इसका उद्देश्य था वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा के लिए राशि उपलब्ध कराना और इसमें बीमा के रूप में कुल 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है हौसला पोषण योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ था 2016 में और इसका उद्देश्य था श्रावस्ती जिले के मोतीपुर गांव में कुपोषित बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत भोजन के साथ सप्ताह में 2 दिन आधा किलो घी प्रदान करना। यानी कि श्रावस्ती जिले में जो कुपोषित बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे उनको मिड डे मील योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन आधा किलो घी प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। अब आगे देखते हैं। अगला हमारा योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है यह निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ था जुलाई 2005 में और इसका उद्देश्य था मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। अब आगे हम उत्तर प्रदेश सरकार की सामुदायिक विकास कल्याण योजनाओं को देखेंगे। इसमें पहला हमारा आता है रोजगार छतरी योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ था 18 जुलाई 2020 को और इस योजना का उद्देश्य था अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। क्योंकि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ पे अनुसूचित जातियों का अभी भी संपूर्ण विकास नहीं हो पाया है। अभी भी उन्हें प्राचीन तरीके से ही उनके साथ भेदभाव किया जाता है या उनके साथ बर्ताव किया जाता है। अगला योजना है उत्तर प्रदेश का युवा हब योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ 11 जून 2020 को और इसका उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में युवा हब की स्थापना करना।
अगला उत्तर प्रदेश की योजना है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। यह योजना प्रारंभ हुआ जून 2020 में और इसका उद्देश्य है कोविड-19 के दौरान राज्य में लौटे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना। आपको पता ही होगा कि कोविड-19 का जब कहर आया हुआ था तो उस दौरान जितने भी अपने उत्तर प्रदेश के लोग थे जो बाहर जाकर जॉब करते थे, वह कोविड-19 आने के बाद से वो सभी वहाँ से लौटकर अपने उत्तर प्रदेश आने लगे और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार पर बहुत प्रेशर पड़ने लगा, क्योंकि वहाँ से जितने भी नागरिक यहाँ पर आए हुए थे उन सभी को रोज़गार उपलब्ध करवाना संभव नहीं था। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का प्रारंभ किया ताकि वहाँ से जितने भी नागरिक लौटे हैं उन सभी को कोई न कोई रोज़गार दे दिया जाए। अगला है प्रभु की रसोई योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ 2017 में सहारनपुर ज़िले से और इसका उद्देश्य है समाज के गरीब वर्ग के लोगों को दिन में एक बार निःशुल्क भोजन प्रदान करना। अगला है उत्तर प्रदेश की योजना जिसका नाम है आदर्श नगर योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ वर्ष 2007 से 8 में और इसका उद्देश्य था ग्रामीण अस्थापना सुविधाओं को बढ़ावा देना। अब आगे हम उत्तर प्रदेश की उन योजनाओं को देखेंगे जो महिला कल्याण संबंधित हैं। जैसे पहला हमारा है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। यह योजना उत्तर प्रदेश में बहुत ही पॉपुलर योजना है। इस योजना का प्रारंभ हुआ था 3 अक्टूबर 2017 को और यह योजना अभी तक चल रहा है क्योंकि बहुत पॉपुलर योजना है उत्तर प्रदेश का। तो इसमें होता क्या है कि सभी वर्ग के बीपीएल व्यक्तियों की पुत्रियों की आर्थिक मदद के साथ मनपसंद जोड़े का सामूहिक विवाह कराना। आगे हमारा कन्या विद्याधन योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ 2012 में और इसका उद्देश्य है छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। और इस योजना में जब 12वीं कक्षा में छात्रा एडमिशन लेती है तब उसको 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि वह अपना आगे की पढ़ाई जारी रख सके। इसीलिए उसे प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। अगला योजना है किशोरी शक्ति योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ था 2000 से 2001 में और इसका उद्देश्य था किशोर लड़कियों को प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना। अगला उत्तर प्रदेश का योजना है महिला डेयरी योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ था 1996 से 97 में, लेकिन इसका जिक्र इस समय भी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह योजना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका जिक्र किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य था ग्रामीण स्तर पर स्थापित दुग्ध समितियों से जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उन सभी महिला सदस्यों को उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए प्रशिक्षण दिलाना। अब आगे उत्तर प्रदेश की उन योजनाओं को देखेंगे जो बाल विकास से संबंधित हैं। जैसे पहला है बाल श्रमिक विद्याधन योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ था 12 जून 2020 को और इसका उद्देश्य था कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 1200 रुपये का प्रतिमाह अनुदान देना। और अभी भी दिया जाता है, योजना अभी भी चल रहा है कि गांव में जितने भी बच्चे हैं जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ने जाते हैं अभी भी उनको 1200 रुपये का प्रतिमाह अनुदान दिया जाता है ताकि वह अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, किसी भी प्रकार की असुविधा के वजह से अपनी पढ़ाई को रोकें ना। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ था 2017 में और इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्मे नवजात बच्चों के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता देना। अब उत्तर प्रदेश की हम पेंशन योजनाओं को देखेंगे। पहला है इसमें उत्तर प्रदेश पेंशन योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ था 2019 में और इसका उद्देश्य था वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देना। इसमें विधवा और विकलांग भी शामिल हैं। यानी कि यह पेंशन योजना जो है यह कुल 3 तरीके से दिया जाता है। जैसे इसमें वरिष्ठ नागरिकों को 800 रुपये का प्रतिमाह वित्तीय मदद दिया जाता है और विधवा जो हैं उनको
उनको भी प्रतिमाह 500 रुपये का आर्थिक मदद दिया जाता है। इसी प्रकार से विकलांग जो हैं उनको इस योजना के तहत 500 रुपये का वित्तीय मदद दिया जाता है। अब आगे हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ था 2012 में और इसका उद्देश्य था बीपीएल सूची में शामिल ऐसे व्यक्ति किसी अन्य पेंशन का लाभ जिनको नहीं मिल रहा होता है उनको 400 रुपये का प्रतिमाह वित्तीय मदद देना। आगे हम देखते हैं, आगे है हमारा किसान पेंशन योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ था वर्ष 2011 में और इसका उद्देश्य था 60 वर्ष के ऊपर के जितने भी वृद्धजन हैं उनको 500 रुपये का प्रतिमाह वित्तीय मदद देना। इसी प्रकार से अगला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ 2020 में और इसका उद्देश्य है महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना। आगे है भाग्य लक्ष्मी योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ वर्ष 2017 में और इसका उद्देश्य था कृषि लोन में छूट देना। आगे है आम आदमी बीमा योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ था 2009 में और इसका उद्देश्य था ग्रामीण भूमिहीनों का बीमा करना। अब उत्तर प्रदेश की हम अन्य योजनाओं को देखते हैं। जैसे इसमें पहला हमारा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। यह योजना प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 2021 को और इसका उद्देश्य है ग्रामीण लाभार्थियों को आवास के लिए धनराशि उपलब्ध कराना। अगला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। यह योजना प्रारंभ हुआ 29 मई 2021 को और इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के कारण जो भी बच्चे निराश्रित हुए हैं उनके भरण पोषण शिक्षा और सुरक्षा के लिए सुविधाएं मुहैया कराना। और इसमें प्रावधान किया गया है, इसमें पहला प्रावधान यह है कि बच्चे के वयस्क होने तक उसके अभिभावक या देखभाल करने वाले जो भी होंगे उनको 4000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी प्रति माह। दूसरा है निराश्रित बालिकाओं को 18 वर्ष पूरा करने के बाद शादी के लिए 1 लाख से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रिंटिंग में यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। यह प्रारंभ हुआ 15 मई 2021 को और इसका उद्देश्य है कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की चालू इकाइयों का विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता देना। उसके बाद अभ्युदय योजना, इसका शुभारंभ हुआ 15 फरवरी 2021 को और इसका उद्देश्य है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी अभ्यर्थी होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना। तो दोस्तों इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजना है वह यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है केंद्र सरकार की प्रमुख योजना। इसको हम इस सीरीज़ के 8वें भाग में पढ़ेंगे। यह हमारा ग्राम समाज एवं विकास का 7वां भाग था। यदि आपने इसके पहले 6 भाग को नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको ग्राम समाज एवं विकास का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के जरिए आप एक एक करके ग्राम समाज एवं विकास के सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और ज़रूरत पड़े तो नोट कर लीजिए। यदि नोट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ, मैं आपके काम को और आसान कर देता हूँ। यह जो नोट्स है मैं आपको PDF फॉर्मेट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इस नोट्स को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा ताकि आप ग्राम समाज एवं विकास के जो 25 प्रश्न आएंगे 25 अंकों के, उस 25 प्रश्न को आप बड़े ही आसानी से हल कर सकें और उसमें कम से कम आप 23 से 24 अंक प्राप्त कर सकें ताकि लेखपाल का जो एग्ज़ाम है उसमें आप अंतिम रूप से चयन होकर लेखपाल बने। तो दोस्तों मिलेंगे हम ग्राम समाज एवं विकास के इस सीरीज़ के 8वें भाग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।